दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन विषय के जो विकास हुआ उसके विभिन्न चरणों के बारे में। आज हम चौथे चरण के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है पहचान के संकट का काल या क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का काल। ये 1948 से शुरू हुआ, 1970 तक चला, ऐसा लोक प्रशासन पर लिखने वाले विद्वान मानते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये काल 1950 से शुरू हुआ और 1970 तक चला। दोस्तों, क्या था क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी? मूल रूप से लोक प्रशासन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था इस अवधारणा के साथ कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान न केवल दो अलग व्यवसाय हैं, बल्कि दो अलग विषय हैं और हमें लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, यानी राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन। लेकिन जो तीसरा काल था, जिसे चुनौतियों का काल कहा जाता है, जो 1927 से लेकर और 1938 तक माना जाता है, उसमें इस द्विभाजन को मृत्युशैया पर पहुंचा दिया। दूसरा इसका मूल आधार था, जो काल था लोक प्रशासन के विषय के विकास का, उसमें सिद्धांतों की रचना हुई। लेकिन इस तीसरे काल में जहां डाइकोटोमी को डेड करार कर दिया गया, वहीं प्रिंसिपल्स को भी प्रोवर्ब के रूप में मान लिया गया कि ये सिद्धांत नहीं है, इनको हम सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं कह सकते, ये केवल ऐसी कहावतें हैं जिसके विपरीत कही गई बात भी उतनी ही सच लगती है। दोस्तों, इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की काल की शुरुआत हुई इस झंझावत या ये जो चैलेंज प्रस्तुत किए गए उनके कारण। 1948 तक आते आते ये मान लिया गया कुछ विद्वानों द्वारा कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का अंग है। यह कहा गया कि राजनीति रणनीतिक निर्णय लेती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करती है, जबकि लोक प्रशासन दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में व्यस्त रहता है, इसलिए यह इसका एक सबऑर्डिनेट पार्ट है राजनीति विज्ञान का। कुछ विद्वानों ने कहा कि एफिशिएंसी के कोई मायने नहीं है, एफिशिएंसी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी अधीनस्थ है, उसके अंडर में काम करती है। इसलिए चूंकि लोक प्रशासन एफिशिएंसी के लिए काम करने की बात करता है, वकालत करता है या दावा करता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अधीन है, मींस एक सबऑर्डिनेट ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस की। तो कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस का एक शिशु मानने लगे लोक प्रशासन को, और इसके स्वतंत्र पहचान पर संकट खड़ा हो गया। दूसरे जो विद्वान थे वो दौड़ पड़े लोग एक प्रशासनिक विज्ञान के रूप में विकसित करने को लोक प्रशासन को, और वो मैनेजमेंट के जो विभिन्न विषय थे, जो विभिन्न अवधारणाएं थी, उनको उधार लेना शुरू किया और उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन और कुछ नहीं, एक प्रशासनिक विज्ञान है और ये प्रबंध जैसा एक विषय है जिसको स्वतंत्र विषय की मान्यता नहीं दी जा सकती। तो यहां आके स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन की स्थापना के जो दावे थे वो डावाडोल हो गए और लोक प्रशासन अधर झूल में आ गया। क्या क्या हुआ इस काल में? लेकिन जब ये झंझावतों से जूझ रहा था, ये टाइम ऑफ टर्बुलेंस से जूझ रहा था लोक प्रशासन, ये अच्छा था या बुरा था, ये तो इस काल की समाप्ति के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हुआ इसमें क्या क्या? इसमें मूल रूप से हुआ इंटरकनेक्शन। लोक प्रशासन के विभिन्न जो चिंतक थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लोक प्रशासन आइसोलेशन में काम नहीं करता, ये सोसाइटी से, राजनीति से और अर्थव्यवस्था से अलग नहीं, ये इनके इंटर रिलेशन में काम करता है, अंतर संबद्धता में काम करता है। इसलिए लोक प्रशासन इन विषयों के नजदीक आ गया, इनकी जो प्रासंगिक जो अवधारणाएं थी वो स्वयं में समाहित की। इसी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के काल में विभिन्न चिंतकों ने मानव व्यवहार के अध्ययन की शुरुआत की, ताकि संगठनों में मानव का एक प्रेडिक्टेबल व्यवहार का अध्ययन किया जा सके और ऐसी परिस्थितियां विकसित की जाएं कि
व्यक्ति के व्यवहार को हम और ज्यादा परिमार्जित कर सकें और संगठन में कार्य क्षमता और कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सके। लिकर्ट, अर्गिरिस, मैकग्रेगर, बेनिस, हर्बर्ट साइमन, बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक चिंतक हुए जिन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया व्यक्ति के व्यवहार का। तीसरा, इसमें इसी काल में कुछ ऐसे कंपैरेटिव स्टडीज की शुरुआत हुई, ऐसे तुलनात्मक अध्ययनों की शुरुआत हुई जो ट्रांसनेशनल थे, यानी यूएस से बाहर निकलकर भी विद्वानों ने विकासशील देशों में और अन्य विकसित देशों में और अविकसित देशों में जाकर वहां की संस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया और तुलनात्मक लोक प्रशासन की शुरुआत हुई। चौथी अगर बात करें तो इसी काल में लोक प्रशासन को एक सिस्टम के रूप में स्वीकार किया गया और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का विकास हो कि लोक प्रशासन एक पर्यावरण में काम करता है, पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, पर्यावरण को प्रभावित भी करता है और पर्यावरण से स्वयं भी प्रभावित होता है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच की शुरुआत भी इसी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी या टाइम ऑफ टर्बुलेंस के दौरान हुई। दोस्तों, अगली जब लोक प्रशासन के बारे में शुरुआती बातें हो रही थी उस समय कहा गया था कि लोक प्रशासन नीति का क्रियान्वयन करता है। तो चूंकि लोक प्रशासन कहीं न कहीं नीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने नीतिगत रिसर्च, नीतिगत अनुसंधान करने शुरू किए कि एक प्रभावशाली नीति का निर्माण कैसे किया जा सकता है, उस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन या संपादन कैसे किया जा सकता है। और यज्ञकल द्रोर जैसे जो बड़े प्रशासनिक चिंतक थे उन्होंने इस पॉलिसी साइंस पर बहुत जबरदस्त काम किया। अगला, इसमें विभिन्न जो विकासशील देश थे वहां जब ट्रांसनेशनल स्टडी शुरू हुई तो विकास प्रशासन की शुरुआत हुई। वहां की जब संस्थाओं का अध्ययन किया गया तो ये बात सामने आई कि वहां की संस्थाओं को की प्रशासनिक क्षमता में विकास करना जरूरी है और यहीं से शुरू हुई प्रशासनिक विकास की नई अवधारणा की शुरुआत हुई। इसी काल में लोक चयन विचारधारा का उदय हुआ। अर्थशास्त्र की एक विचारधारा है, लोक प्रशासन में लेके आए विंसेंट ऑस्ट्रोम। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास विकल्प ज्यादा होने चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की क्षमता रखता है और अगर उसके पास एक से अधिक विकल्प होंगे किसी भी सेवा या वस्तु के उपयोग करने के लिए तो वो सर्वश्रेष्ठ सेवा या वस्तु का उपयोग कर सकेगा। इसलिए एकाधिक विकल्पों की बात शुरू हुई जिसे पब्लिक चॉइस अप्रोच कहा जाता है। इसका विस्तार से अध्ययन भी किया जाएगा और अंत में नव लोक प्रशासन की स्थापना हुई 70 के दशक के अंत तक आते आते। और कहा जा सकता है कि इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के काल ने लोक प्रशासन को एक नवीन लोक प्रशासन के रूप में जन्म दिया और ये पहचान के संकट का काल लोक प्रशासन को नई पहचान दिलाकर विदा हो गया। दोस्तों, इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के काल में जब काल की शुरुआत मानी जाती है 1948 या 1950, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल था। इन विभिन्न जो प्रस्थापनाओं की स्थापना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका और यूरोप में बहुत सारे नवीन नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ, नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ जो लंबे समय की गुलामी से आजाद हुए। चूंकि ये नए स्टेट बने थे और उसी समय शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तो नए जो स्टेट बने, जो नए देश बने, वहां अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए एक तरफ कम्युनिस्ट दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट दौड़ पड़े उन नए स्टेट्स को अपनी तरफ, अपनी आइडियोलॉजी की तरफ झुकाने के लिए। इसलिए शुरू हुई स्टडी ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। दोनों ही, खास करके यूएस के विद्वानों ने अलग अलग देशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया। उन देशों की जो सरकार या संस्थाएं थीं उनकी संरचना कैसी है, वो काम कैसे करते हैं, इस बात का अध्ययन करना शुरू किया और वहाँ की संस्थाओं की कैसी प्रकृति है, कैसे वो व्यवहार करती हैं, इस बात का अध्ययन करना शुरू किया। इसके पीछे जो मूल
कारण था वो था आइडियोलॉजी का स्प्रेड। लेकिन कुछ हद तक ऐसी भी संस्थाएं थी, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं थी, जो वास्तव में इन नए देशों को सपोर्ट करना चाहती थी, इनका जेन्युइनली स्टडी करना चाहती थी, ताकि यहाँ के नागरिकों को और अच्छी बेहतर सुविधाएं और बेहतर शासन मिल सके। कुछ जेन्युइन इश्यूज थे जिन पे लोगों की नजर गई कि यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, लाल फीताशाही है, काम नहीं हो पाता, जनता को सर्विस डिलीवरी नहीं मिल पा रही है, करप्शन बहुत ज्यादा है, इनएफिशिएंसी की हद है और रेड टेपिज्म काफी बड़ा हुआ। तो इन बुराइयों को इन नए देशों के शासन से, प्रशासन से कैसे दूर किया जाए, इसलिए भी इसी काल में ये नए देशों के लोग शासन का, प्रशासन का, वहां की संस्थाओं का अध्ययन शुरू हुआ और 1970 तक आते आते जिस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से 1948 में शुरुआत हुई थी लोक प्रशासन के विकास के काल की, वो 1970 में एक स्वतंत्र और नव लोक प्रशासन के रूप में विकसित हुआ और लोक प्रशासन के चिंतकों में एक खुशी की लहर आ गई। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।